नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज का सेशन हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बीएलएड फर्स्ट ईयर की जो चौथी यूनिट है सेकंड पेपर का समकालीन भारत में शिक्षा यानी एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, उसका जो चौथा अध्याय है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने 3 अध्याय जो है समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। ये टोटल जो है 4 पेपर होते हैं, हमारे पास 5 किताबें हैं उसको समझने के लिए। तो हमने जो पहला स्टार्ट किया था वो समकालीन भारत में शिक्षा स्टार्ट किया था, ठीक है, बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए, बीएलएड प्रथम वर्ष के लिए। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय का है, लेकिन आप अगर बरेली से हैं, दिल्ली से हैं, तो आपका अगर पेपर बीएलएड कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में है तो डेफिनेटली आपका जो सिलेबस है इससे मैच करेगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जो है चलता रहेगा और 5 किताबें जैसे हमारी समाप्त होती है इसके बाद हम नोट्स जो हमने बनाया है नोट्स के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे और वो चीज़ें हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। नोट्स जैसे ही हमारा ख़त्म होता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एट द लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एट द लास्ट में प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर जो है 2 साल के, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो देख लेते हैं विश्वविद्यालय की बात करते हैं, स्कूल की चौथा अध्याय है। तो विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं। यह स्कूल शब्द लैटिन के स्कोला अर्थात या फिर स्कोले शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है लेजर या अवकाश का समय। विद्यालय का यह अर्थ कुछ विचित्र सा लगता है, परंतु वास्तविकता यह है कि प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थानों को ही स्कूल नाम से संबोधित किया जाता था। शायद उस युग में लोगों की यह धारणा थी कि अवकाश काल में ही आत्मविश्वास होता है, जिसका अभ्यास स्कोला नामक निश्चित स्थान पर किया जाता था। अतः कालक्रम से अवकाश शब्द का अर्थ हो गया आत्मविश्वास या शिक्षा। धीरे धीरे ये अवकाश के स्थान पर ऐसे केंद्र बन गए जहाँ पर शिक्षक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित काल अवधि के भीतर समाप्त करने लगे। धीरे धीरे यही अर्थ जो है वो रूढ़ हो गया और आज स्कूल का अर्थ है और एक निश्चित इमारत में बालकों को शिक्षा देने का स्थान बन चुका है। स्कोला शब्द की व्याख्या करते हुए श्री A.F. लीच ने लिखा है कि वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यायाम या युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन तथा उच्च कक्षाओं में बदल गए। एकेडमी, प्लेटो जिस स्थान पर भाषण देते थे उसे एकेडमी कहा जाता था, ठीक है। तो एकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों के विकास हुआ। अवकाश के समय की पृष्ठभूमि यह है कि यूनान में समाज के 2 वर्गों में विभाजित था, गरीब और अमीर। अमीर वर्ग जमींदारों का वर्ग था। यह वर्ग अत्यंत धनी था और धनी होने के कारण उन्हें अपना पेट भरने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था, इसलिए इस वर्ग के पास अवकाश का भरपूर समय था। अवकाश के समय का उन्होंने शिक्षा के लिए सदुपयोग किया और पहले शिक्षा देने का कार्य धर्म या परिवार करता था, परंतु आगे चलकर यह काम उनके लिए करना कठिन हो गया। इसलिए शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई और विद्यालयों का जन्म हुआ। प्राचीन भारत में विद्यालय गुरु के घर में ही होते थे। गुरु का आश्रम केवल विद्यालय मात्र नहीं था, अपितु वह निर्माण तथा तप का स्थान भी था। वहीं रहकर विद्यार्थी अपने जीवन का निर्माण करते थे और इस आश्रमों को गुरुकुल कहा जाता था। भारत में ही नहीं अपितु ग्रीक के नए नगर राज्यों में इस प्रकार के विद्यालय थे जहां दर्शन, साहित्य, धर्म, व्याकरण, खगोल शास्त्र, भूमिति तथा संगीत की शिक्षा दी जाती थी। देखिए, मनुष्य ने सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया और सांस्कृतिक वातावरण से संस्कृति निर्मित हुई और संस्कृति से सुसंस्कृत मानव का निर्मित हुई और सुसंस्कृत मानव ने विद्यालय नामक औपचारिक संस्कृति का निर्माण किया। आज यही विद्यालय जनता की आशाओं के केंद्र बन गए हैं और विद्यालय किसी देश के प्राण हैं और जिस देश के विद्यालय जितने समुन्नत होंगे वह देश तथा समाज भी उतना ही समुन्नत तथा प्रगतिशील होगा। विद्यालयों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए रॉस ने कहा है कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले।
वहीं जॉन डीवी ने विद्यालय की परिभाषा देते हुए लिखा है कि विद्यालय का तात्पर्य एक ऐसे विशेष वातावरण से है जहां जीवन के कुछ गुणों एवं विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा इस प्रयोजन से दी जाती है कि बालकों का वांछित दिशा में विकास हो सके। इसी प्रकार शिक्षा का एक अर्थ संस्कार भी है। शिक्षा, इसलिए विद्यालयों को संस्कार केंद्र कहना गलत न होगा। अतः जिस स्थानों में बालकों पर संस्कार डाले जाते हैं उसे विद्यालय कहते हैं, और जिस स्थान में बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए कार्यक्रम सुविचारित ढंग से आयोजित किए जाते हैं तथा उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाता है, ऐसे स्थानों को विद्यालय कहते हैं। आज विद्यालय का यह अर्थ सभी शिक्षा शास्त्रियों को मान्य है। केवल इमारत और उसकी सामग्री विद्यालय नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो मनुष्य निर्मित किए जाते हैं वह विद्यालय है। अगला टॉपिक हमारा विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व, यानी विद्यालय की हमें आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन अत्यंत सरल और स्वाभाविक था। उस युग में ज्ञान की भी इतनी शाखाएं नहीं थी और उस काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी और उन्हें परिवार तथा अन्य अनौपचारिक साधनों द्वारा पूरा कर लिया जाता था। उस समय मनुष्य अपनी नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास करता था और अपने अर्जित अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता था वही उसकी शिक्षा कहलाती थी। माता पिता अपने जीवन में अपने द्वारा अर्जित अनुभव अपनी संतानों को हस्तांतरित करने लगे और यही से एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ हुई। इस तरह प्राचीन काल में परिवार ही बालक की शिक्षा के केंद्र थे और धीरे धीरे जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती गई, समाज जटिल बनता गया और संस्कृति के तत्वों का ज्ञान कराना तथा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अन्य प्रवृत्तियों को देना कठिन हो गया। माता पिता जीविकोपार्जन के प्रपंच में इतने फंस गए कि वे बालकों को शिक्षा देने तक का उनके पास भी समय नहीं था, न ही उनकी योग्यता। अधिकांश अभिभावक इतने शिक्षित भी नहीं थे कि वे अपने बच्चों को भाषा, भूगोल, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, शरीर विज्ञान और नए वैज्ञानिक अनुसंधानों का ज्ञान दे सके। इसके अलावा संगठित समाज के आदर्श एवं मूल्य भी परिवार की तुलना में अधिक व्यापक थे। परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा न केवल अपूर्ण रहती थी, अपितु वह संकीर्ण तथा समाज के लिए घातक भी थी। इस प्रकार जटिल समाज के विकास के साथ शिक्षा के नए अभिकरणों की आवश्यकता भी अनुभव की जाने लगी। समाज एक ऐसी नियमित संस्था की आवश्यकता महसूस करने लगा जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरोहर अर्थात कल्चरल हेरिटेज को सुरक्षित रख सके और उसे समृद्ध कर भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर सके। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विद्यालयों का आविर्भाव हुआ और एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शुरू में केवल ऊंची जातियों तथा धनी व्यक्तियों को स्कूल में लाभ उठा पाते थे। वर्तमान युग में विद्यालयों की स्थापना जनसाधारण के लिए की गई है और प्रजातांत्रिक तथा जनवादी विचारधारा की लोकप्रियता के साथ विद्यालयों के स्वरूप में परिवर्तन आया और वे प्रजातांत्रिक मूल्यों के पोषण के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। चीन, मिस्र, यूनान, रोम, बेबीलोनिया तथा भारत के प्राचीन विद्यालय उच्च वर्गों के हित साधन के माध्यम थे। वहाँ ऊंची जातियों के बच्चे को ही शिक्षा दी जाती थी और वे सामंतवाद के पोषक थे। विद्यालयों के आविर्भाव से परिवार का जिम्मेदारी कम होती गई और शिक्षा के जिन दायित्वों को वहन करने में परिवार असमर्थ था, वे दायित्व विद्यालय होता गया। आज भी विद्यालय परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का विकास करता है, परंतु आधुनिक समाज के विद्यालय शिक्षा की विशिष्ट संस्थाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। विद्यालय की अपनी व्यवस्था होती है और अपनी शिक्षा पद्धति तथा शिक्षा तकनीकी होती है। विद्यालय की कार्य करने की अपनी प्रणाली होती है और विद्यालय के अपने उद्देश्य होते हैं और उन्हें प्राप्त करने की निश्चित विधियां होती हैं। इस प्रकार विद्यालय औपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन होते हैं और हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। संस्कृति हमें विरासत के रूप में मिलती है और विद्यालय सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान कराता है।
आज का विद्यालय परिवार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की पूर्ति ही नहीं करता, अपितु इस प्रकार की अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करता है जो परिवार के कार्यक्षेत्र से बाहर आती है। पहले विद्यालय का काम समाज को सामाजिक विरासत का ज्ञान कराता था, परंतु अब विद्यालय का काम बालक को समाज का एक कुशल तथा योग्य सदस्य बनाना है, जिससे शिक्षा समाप्त करने के बाद वह समाज में कुशलता के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सके। और आज विद्यालय की अवधारणा बदल गई है। आज के विद्यालय वह स्थान है जहां पर छात्रों के भावी जीवन का निर्माण किया जाता है और छात्रों की सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर उन्हें व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है। ठीक है, छात्रों की विभिन्न कार्य क्षमताओं का विकास किया जाता है और ये सारे प्रयास बड़े सुविचारित ढंग से किए जाते हैं, जिससे भावी जीवन में छात्र अपना समुचित समायोजन कर सके। और विद्यालय में छात्रों की मानसिक तथा भावात्मक तैयारी की जाती है और उनकी दृष्टिकोण व्यापक बनाया जाता है तथा उसमें उदार विचार भरे जाते हैं। विद्यालय का काम समाज तथा राष्ट्र का विकास करना है। वही बात की जाए विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में, देखिए विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय की स्थापना करता है। विद्यालय बालक को इस प्रकार की शिक्षा देता है कि वह अपने समूह में कुशलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। परंपरागत विद्यालय अपने छात्रों को वास्तविक जीवन से कटकर शिक्षण देते थे, परंतु उद्योन्मुख समाज में विद्यालय की सामुदायिक जीवन का केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, जिससे बालक समाज की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुसार विकसित हो। और इसी तथ्य का समर्थन करते हुए डॉक्टर के.जी. सैयदन ने कहा है कि सिंस दीज डिमांड्स आर ऑलवेज चेंजिंग इन लर्निंग एंड मॉडिफाइंग देमसेल्व्स, इट इज़ नेसेसरी दैट द स्कूल शुड बी इन अ वाइटल रिपोर्ट ऑफ द लाइफ आउटसाइड ऑफ स्कूल। अर्थात समाज की मांग सदैव बदलती रहती है और उनमें वृद्धि होती रहती है तथा इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि विद्यालय बाहरी जीवन के साथ अपने जीवंत संबंध बनाए रखे। शिक्षा एक सामाजिक कार्य है और समाज यह कार्य विद्यालय को सौंपता है। समाज विद्यालय को यह दायित्व भी सौंपता है कि वह बालकों को इस प्रकार शिक्षित करे कि वे सामूहिक जीवन में सफलतापूर्वक भाग ले सके। वास्तव में बालकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केंद्र होना चाहिए। कोठारी आयोग ने कहा कि स्कूल इज ए स्मॉल कम्युनिटी विद इन ए लार्ज कम्युनिटी, अर्थात विद्यालय बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय है। और विद्यालय को सामाजिक संस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह संस्कृति का संरक्षण करता है और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और सामाजिक समस्याओं का निराकरण अपने ढंग से करता है। विद्यालय छात्रों को प्रशिक्षण करता है और सामाजिक समस्याओं का निराकरण अपने ढंग से करता है। विद्यालय छात्रों को प्रशिक्षित करता है और उनका सामाजिकरण अपने ढंग से करता है। ठीक है, विद्यालय सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की तुलना में तानाशाही अथवा साम्यवादी व्यवस्था में सामाजिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार एक समृद्ध समाज या पूर्ण विकसित समाज की तुलना में विकासशील समाज की आवश्यकताएं अलग हैं। इसलिए विभिन्न समाजों में विद्यालयों का स्वरूप भी भिन्न होता है। उदाहरण के लिए एक भारतीय समाज पिछड़ा तथा रूढ़िग्रस्त है। इसलिए भारतीय विद्यालयों का काम है कि समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जाना। इसलिए हमारे देश के विद्यालयों की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। अतः विद्यालयों का यह कर्तव्य है कि वे अपने छात्रों का समुदाय में समायोजित करने की क्षमता प्रदान करें। वे छात्रों को इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि वे अपने समुदाय के प्रत्येक कार्य में भाग ले सके और समुदाय के विकास में सहायक हो। इस प्रकार विद्यालय जनता के जीवन का प्रतिबिंब होना चाहिए तथा विद्यालय को समाज जीवन की उपयोगी क्रियाओं, महत्वपूर्ण समस्याओं और दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करना चाहिए। विद्यालय के जीवन को समुदाय के जीवन से संबंधित होना चाहिए और दोनों को आत्मीय संबंध होने चाहिए। खेद का विषय है कि आज शिक्षा के औपचारिक अर्थात फॉर्मल रूप में दोनों को संबंधों को समाप्त कर दिया है। अर्थात विद्यालय का जीवन समुदाय की आत्मीय भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। विद्यालय के कार्य की बात किया जाए तो विद्यालय के कार्य के अंतर्गत हम देख लेते हैं
विद्यालय के कार्य की बात किया जाए तो आधुनिक काल के विद्यालय छात्रों के साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यवहार करते हैं। वे बालकों की रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करते हैं। विद्यालय का प्रमुख कार्य बालक के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना है और विद्यालय का यह भी कर्तव्य है कि वह समाज तथा देश की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों पर विचार करे और परिस्थितियों के अनुकूल सुयोग्य तथा कुशल नागरिकों का निर्माण करे। ऐसे नागरिक ही देश और समाज का उत्थान कर सकते हैं। संस्कृति का संरक्षण। अनेक संघर्षों और प्रयत्नों के बाद मनुष्य प्रकृति का नियंत्रण रखने में सफल हुआ है और वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सका। मनुष्य ने अपनी उपलब्धियों से यह सिद्ध कर दिया है कि वह सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। मनुष्य ने सदैव प्रगति के शिखर पर पहुंचने का प्रयास किया है और मनुष्य ने अपने अनवरत प्रयास से संस्कृति का निर्माण किया है और उसे समृद्ध किया है। अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति के लिए भाषा का विकास किया और भाषा के माध्यम से अपने अनुभवों को संचित किया तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित किया। इस प्रकार पुरानी पीढ़ी का यह दायित्व समझा जाने लगा कि वह संचित संस्कृति को दूसरी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करे। नई पीढ़ी इस संस्कृति का विकास तथा संवर्धन करती है और इस प्रकार संस्कृति की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। विद्यालयों का भी यह भी कर्तव्य है कि वे संस्कृति की संरक्षण करें और नई पीढ़ी में उसे हस्तांतरित कर उसका संवर्धन करें और विद्यालय का यह जड़ एवं निर्जीव सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी में हस्तांतरित करना ही नहीं अपितु उसे परिष्कृत एवं संवर्धित करना भी है। अब देखिए विद्यालय अपने पाठ्यक्रम, संगठन और कार्यक्रमों द्वारा संस्कृति का परिष्कार करता है। भारतीय संस्कृति में माता पिता तथा गुरु को ईश्वर के समान माना जाता है और इसे बहुत सम्मान दिया जाता है। दीन दुखियों की सहायता करना, दया, क्षमा, परोपकार, त्याग, शांति, सहयोग तथा प्रेम आदि मूल्यों का रक्षण करने की सीख भी भारतीय संस्कृति देती है। विद्यालय ही संस्कृति संरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक सही तरीके से कर सकता है और संस्कृति की सही आत्मा को बचाना आवश्यक है। परंतु समयानुसार संस्कृति में गतिशीलता आती रहती है और आज भारतीय संस्कृति की परंपराओं को नई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करना आवश्यक है। जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और सती प्रथा। ये प्रथाएं आनुनासिक तथा क्रूर हैं, अतः इनका निर्मूलन आवश्यक है। स्त्रियों की शिक्षा में गतिरोध लाना तथा विधवा विवाह को स्वीकृत न देना समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। इससे समाज के विकास में बाधा पड़ती है और उदयोन्मुख भारतीय समाज की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्त्री पुरुष की समानता का पोषण करना आवश्यक है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का निर्मूलन, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवादी समाज रचना के लिए नई बातों को स्वीकार करना आवश्यक है। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि संस्कृति के नए प्रतिमानों का निर्माण करे और समाज को विकास के पथ पर आगे ले जाए। विद्यालय से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह सांस्कृतिक नव निर्माण के लिए प्रयास करे। वहीं बात किया जाए प्रगतिशील कार्य की, तो प्रगतिवादियों का यह मत है कि विद्यालय सामाजिक विरासत की रक्षा करने में उसी प्रकार असमर्थ है जिस प्रकार कोई भी औषधि मरते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। इसलिए सामाजिक विरासत के लोभ में फंसकर हमें प्रगतिशील तत्वों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह समाज को प्रगति की ओर ले जाए और प्रगति का निर्माण मार्ग प्रशस्त करे। नए मार्ग की ओर ले जाना विद्यालय का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए विद्यालय नया पाठ्यक्रम तैयार करे और नई सामाजिक परिस्थितियों में उसे कार्यान्वित करे। विद्यालय समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का काम सफलतम के साथ कर सकता है और विद्यालय नई पीढ़ी के लिए नए आचार संहिता तैयार कर सकता है और नए सामाजिक आचार व्यवहार तथा लोकाचार तैयार कर नए मूल्य तैयार कर सकता है। वहीं बात की जाए निष्पक्ष कार्य की, तो देखिए आदर्शवादियों का यह मत है कि विद्यालय को निष्पक्ष ढंग से कार्य करना चाहिए। विद्यालय को किसी विशेष संप्रदाय, विचारधारा या राजनीतिक से संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें पक्षपातों तथा पूर्वाग्रहों से ऊपर होना चाहिए और विद्यालय को शाश्वत मूल्यों, आदर्शों एवं सत्य की शिक्षा देनी चाहिए। ये मूल्य सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक हैं। वहीं बात किया जाए सामाजिकरण की, तो देखिए
शिक्षा व्यक्तिगत प्रक्रिया अवश्य है, परंतु यह सामाजिक वातावरण में कार्यान्वित होती है। शिक्षा ही बालक को सच्चा मनुष्य बनाती है, और सच्चा मनुष्य बनाने का अर्थ है कि समाज में रहने के लिए समाजोनुकूल गुणों का विकास करना और समाज के नैतिक नियमों का छात्र को ज्ञान देना। विद्यालय का यह कार्य है कि वह छात्रों में ऐसी क्षमता पैदा करे कि वे भावी जीवन में समाज में अपने को समायोजित कर सके और एक सफल सामाजिक व्यक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सके। छोटा बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तब वह पहली बार पारिवारिक वातावरण से सामाजिक वातावरण में पदार्पण करता है। अब परिवार में बालकों को असीमित प्यार मिलता है। परिवार में उसकी भूमिका समान स्तर की नहीं होती, या तो वह छोटा होता है या बड़ा, अथवा फिर किसी पर आश्रित होता है। अब विद्यालय में वह पहली बार अपने समवयस्कों के संपर्क में जब आता है और उसके सामाजिक स्थान का निर्धारण उसके समवयस्कों के संपर्क में आता है और उसके सामाजिक स्थान का निर्धारण उसके समवयस्कों के साथ उसकी परस्पर क्रिया के फलस्वरूप होता है। मतलब उस जो अपने बालक जो अपने साथ सहकर्मियों यानी मित्रों के साथ में रहेगा तो उसी प्रकार से उसका सामाजिकरण जो है होगा, यानी समाज किस प्रकार से व्यवस्थित होगा, जो सामाजिकरण व्यवस्था है उस पर लागू होगी। अब विद्यालयीन जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में समान स्तर पर वह अपनी भूमिका अदा करता है और यहाँ उसका अध्यापकों, मुख्य अध्यापकों तथा कर्मचारियों से संबंध आता है। देखिए, नवोदय विद्यालय की समान परिचय यहाँ पर बात किया जाए तो किसी भी राष्ट्र का विकास दो तत्वों पर निर्भर करता है। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव संसाधन। और अधिक बारीकी से देखे समझे तो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग भी मानव संसाधन पर निर्भर करता है। जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों की बात है तो ये तो प्रकृति की देन है, परंतु मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि आज किसी भी राष्ट्र में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है। यूँ तो शिक्षा अपने में उत्तम निवेश है, परंतु प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा पर किया गया व्यय अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि ये ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य करते हैं और नेतृत्व प्रदान करते हैं। और इन प्रतिभावान बच्चों के लिए जितने उत्तम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है उससे उतना ही अधिक लाभ होता है। अतः किसी भी राष्ट्र में प्रतिभावान बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था होना आवश्यक है। हमारे देश में धनी वर्ग के व्यक्ति तो अपने बच्चों के लिए वह साध्य पब्लिक स्कूलों और कैपिटेशन फीस वाले कॉलेजों में प्रवेश दिलाकर उत्तम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर लेते हैं, या यूं कहें कि वे अपने बच्चों के लिए उत्तम प्रकार की शिक्षा खरीद लेते हैं, परंतु पिछड़े और निर्धन वर्ग के व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते। परिणामतः वर्ग के प्रतिभावान बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते और राष्ट्र इनकी प्रतिभा के लाभ से वंचित रह जाता है। अब इस तथ्य की ओर सबसे पहले ध्यान गया हमारे तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का। उन्होंने शिक्षाविदों के सम्मुख इस तथ्य को रखा और इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव मांगे। और इस समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में गति निर्धारक विद्यालय अर्थात पेस सेटिंग स्कूल्स की स्थापना करने की घोषणा की गई और इन्हें नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया। अब नवोदय विद्यालय की स्थापना के संबंध में केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं कि देश के सभी प्रांत के सभी जिलों में एक एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी और इनमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा जो है व्यवस्था होगी। अब नवोदय विद्यालय सामान्यतः ग्रामीण अंचलों में स्थापित किए जाएंगे और ये विद्यालय आवासीय, सहशिक्षा और निःशुल्क होंगे। इनमें आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क होगी और इन विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रांतीय सरकारों को 35 एकड़ भूमि प्रति विद्यालय उपलब्ध करानी होगी। इनका शेष व्यय केंद्रीय सरकार अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय वहन करेगी। 5वां पॉइंट देखते हैं कि ये विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE से संबद्ध होंगे और इनमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही इनके छात्रों को अंतिम परीक्षा लेगा और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देगा। इनमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जाएगी और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जो है वो राष्ट्रभाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, दोनों भाषाओं के माध्यम से दी जाएगी। अब बात करते हैं इन विद्यालयों में 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए, 15% स्थान अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए, 7.5% स्थान अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा होगी और योग्यता के क्रम के छात्रों का चयन किया जाएगा और इस निर्णय के अनुसार एक क्रमबद्ध योजना के तहत 2007 तक देश के 34 प्रांतों में
प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों में 565 नवोदय विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें लगभग 1,93,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और इन विद्यालयों में प्रतिवर्ष 30,000 से भी अधिक छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, और भविष्य में देश के सभी प्रांतों के सभी जिलों में एक एक नवोदय विद्यालय होगा और इनमें 2,24,000 छात्र छात्राएं पढ़ेंगी। बात करते हैं नवोदय विद्यालय के उद्देश्य के बारे में। देखिए, सबसे अच्छे बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य है और देश के उपेक्षित क्षेत्र अर्थात ग्रामीण और उपेक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करना। साथ ही साथ राष्ट्रीय लक्ष्य समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति और राष्ट्रीय एकता का विकास करना भी इसके अंतर्गत आता है और देश की प्रतिभाओं का विकास करना और उनके द्वारा राष्ट्र का विकास करना इसका अंतर्गत उद्देश्य है और अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श उपस्थित करना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं नवोदय विद्यालय का मूल्यांकन एवं गुण दोष की विवेचना। देखिए, इस समय लगभग सभी जिलों में नवोदय विद्यालय खुल चुके हैं। अब इनके मूल्यांकन का अर्थ है कि यह देखना कि जिन उद्देश्यों को सामने रखकर इनकी स्थापना की गई थी और उनकी प्राप्ति में ये कहाँ तक सफल हुए हैं, उस दृष्टि से उनमें क्या गुण हैं और क्या दोष हैं और क्या इन्हें किस प्रकार का अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। नवोदय विद्यालय के गुण की बात की जाए तो नवोदय विद्यालय को यूँ तो बहुत आलोचना हो रही है, फिर भी कुछ हद तक वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो रहे हैं और उस दृष्टि से इनमें निम्नलिखित गुण हैं। पहला, उपेक्षित वर्ग की प्रतिभाओं के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था अर्थात नवोदय विद्यालय की स्थापना का सर्वप्रथम उद्देश्य देश के उपेक्षित क्षेत्रों और वर्गों के प्रतिभावान बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना था। अब इनमें प्रवेश परीक्षा द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों और वर्गों के प्रतिभावान बच्चों का चयन कर उन्हें प्रवेश दिया जाता है और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा क्या है इसका गुण कि शैक्षिक अवसरों की समानता अर्थात इनका दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है उपेक्षित क्षेत्रों और वर्गों के बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना था और धनी वर्ग के व्यक्ति अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भर्ती कराकर अच्छी शिक्षा खरीद लेते हैं और पिछड़े और निर्धन वर्ग के मेधावी एवं प्रतिभावान बच्चों के लिए उत्तम स्तर की शिक्षा सुलभ कराने का काम ये विद्यालय कर रहे हैं। अब देखिए कि इन विद्यालयों में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क है और आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% स्थान सुरक्षित किया गया है और साथ ही अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 15% स्थान सुरक्षित है और जनजाति के बच्चों के लिए 7.5% स्थान सुरक्षित है। ये प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी प्रतिभाओं के विकास के लिए समान शैक्षिक अवसर सुलभ कर रहे हैं। वर्ग भेद की समाप्ति की ओर यहाँ पे बात किया जाए तो इन विद्यालयों में गांव और नगर, धनी और निर्धन, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग आदि सभी वर्गों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। सभी बच्चे एक साथ छात्रावास में रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। इन सब बच्चों की विद्यालय प्रांगण भी एक छोटी सी दुनिया होती है और ये एक दूसरे के सहयोग से एक सामूहिक जीवन व्यतीते हैं और इसमें वर्ग भेद की समाप्ति होगी। बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति की ओर। देखिए, इन विद्यालयों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाता है और अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी भी भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले होते हैं। सभी को अपने अपने धर्मों के पालन की स्वतंत्रता होती है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। ये धर्मनिरपेक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। बात करते हैं राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक। देखिए, प्रथम बात तो यह है कि इनमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू है जो देश के सभी प्रांतों के लिए समान है। दूसरी बात यह है कि इस पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय भाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य है और तीसरी बात यह है कि इनमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा के माध्यम तो क्षेत्रीय भाषा में है, परंतु कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा का माध्यम जो है वो राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। चौथी बात यह है कि इन विद्यालयों में विभिन्न प्रांतों के छात्र एक साथ पढ़ते हैं और पांचवी बात इस संदर्भ में है इनमें विभिन्न क्षेत्रों के अध्यापक अध्यापन करते हैं। छठी बात यह है कि कक्षा 9 के 30% छात्रों को एक भाषाई प्रांत से दूसरे भाषाई प्रांत में स्थानांतरित किया जाता है और सातवीं और अंतिम बात यह है कि ये सब छात्र और शिक्षक एक स्थान पर एक साथ रहते हुए सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें राष्ट्रीय एकता की स्वभावता उत्पन्न होता है। बात करते हैं उत्तम शैक्षिक पर्यावरण की, तो ये विद्यालय नगरों के कोलाहल और दूषित पर्यावरण से दूर ग्रामों के शांत एवं स्वच्छ पर्यावरण में स्थित है। इनमें
छात्र अनुशासनहीनता का प्रश्न ही नहीं उठता। पढ़ने के लिए अच्छे कक्ष, अच्छे पुस्तकालय, अच्छी कार्यशालाएं और अच्छे प्रयोगशालाएं हैं। साथ ही खेलकूद और सहपाठचारी क्रियाओं के लिए उत्तम व्यवस्था है। रहने के लिए अच्छे छात्रावास है और खाने के लिए अच्छी व्यवस्था भी ठीक है, व्यवस्था भी ठीक है। और बच्चों को पढ़ने और खेलने कूदने के पूरे अवसर है और शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच निकट के संबंध है। बात करते हैं 7वां जो है पॉइंट यहाँ पे उत्तर शैक्षिक पर्यावरण की। देखिए, इन विद्यालयों में शैक्षिक भाषाओं और अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था है। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है एवं इनमें हार्डवेयर साधन जैसे रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, कंप्यूटर आदि भी सभी उपलब्ध होते हैं। ठीक है। और शिक्षा की उत्तम विधियों एवं शिक्षण तकनीकों के प्रयोग के पूरे अवसर सुलभ हैं। छात्रों को कक्षा शिक्षण के साथ साथ दूर संचार के माध्यमों से शैक्षिक प्रसारण का भी लाभ मिलता है। अगली जो है यहाँ पे विशेषता गुण है कि राष्ट्र की उच्चतम प्रतिभाओं का उच्चतम विकास, अर्थात किसी राष्ट्र का विकास मानव संसाधन पर निर्भर करता है। अब मानव संसाधन में भी प्रतिभावान व्यक्तियों का विशेष महत्व होता है। नवोदय विद्यालय उपेक्षित वर्ग के उच्चतम प्रतिभा के बच्चों की तलाश कर रहे हैं और उनका चयन कर रहे हैं और उनकी शिक्षा भी उत्तम व्यवस्था कर रहे हैं। भविष्य में देश को और अधिक प्रतिभावान व्यक्तियों का नेतृत्व प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श। इन विद्यालयों की स्थापना के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि ये अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श होंगे और कुछ अर्थों में ये आदर्श सिद्ध हो भी रहे हैं, परंतु उतने उच्च स्तर के नहीं जितने की अधिक ये साधन संपन्न है। नवोदय विद्यालय के दोष की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि इस बीच नवोदय विद्यालय की प्रशंसा कम और आलोचना अधिक हुई है और उसका मूल कारण यह है कि इनमें उतनी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है जितनी प्राप्त करने की आशा इनकी स्थापना से की गई थी। और इनकी आलोचना के मुख्य बिंदु है कि सामान्य स्कूल की धारणा के प्रतिकूल, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में सामान्य स्कूलों की स्थापना का विचार उभर कर आया था। अब कुछ शिक्षाविदों का तर्क है कि नवोदय विद्यालय सामान्य स्कूल की धारणा के एकदम विपरीत है। दो प्रकार की नीतियाँ एक साथ क्यों? अब अति व्यय साधन, अर्थात नवोदय विद्यालय आवासीय और निःशुल्क है। एक नवोदय विद्यालय की भूमि, भवन, पुस्तकालय, कार्यशालाओं और प्रयोगशालाओं, खेल के मैदान और अन्य साज सज्जा तथा अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों पर जितना व्यय किया जा रहा है उतना व्यय समान स्तर के 10 नए विद्यालय चलाए जा सकते हैं। अब 10 गुना व्यय करने के बाद यदि 2 गुना लाभ हो रहा है तो इससे व्यय साध्य ही कहा जाएगा। तीसरी जो है यहाँ पे दोष बताया गया कि प्रवेश परीक्षा द्वारा उपेक्षित वर्गों के बच्चों का चयन नहीं। सामान्य सर्वेक्षण से पता चला है कि इनमें प्रवेश के लिए NCERT द्वारा संपादित प्रवेश परीक्षा में उपेक्षित वर्ग के बच्चे नहीं आ पाते हैं और अधिकतर वे ही बच्चे आ रहे हैं जिनके माता शहरों में अच्छे पदों पर कार्यरत है और अपने को ग्रामीण क्षेत्रों का निवासी प्रमाणित करा लेते हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे आरक्षण के अधीन आ रहे हैं वे मेधावी एवं प्रतिभावान नहीं हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों के उत्साह की कमी, अर्थात नवोदय विद्यालय के शिक्षक उच्च वेतनभोगी है और रहना इन्हें पड़ रहा है और ग्रामीण अंचलों में वहाँ इनका मन नहीं लग रहा है और कुछ मानसिक बेचैनी भी सी अनुभव करते हैं और परिणाम यह होता है कि इनमें उत्साह का अभाव रहता है। बात करते हैं अध्यापकों में निष्ठा की कमी तो इस देश के सर्वव्यापी रोग है और परंतु इन विद्यालयों के संदर्भ में यह अधिक अर्थ रखता है। देखिए, एक नवोदय विद्यालय पर इतना खर्चा, इतना अधिक व्यय और शिक्षकों को इतने ऊँचे वेतनमान और इतनी अधिक सुविधाएँ और उसके स्तर में इतनी अधिक लापरवाही सचमुच भारी आलोचना का विषय है। वहीं अगला पॉइंट हमारा है कि छात्रों को आने जाने की असुविधा। ये विद्यालय ग्रामीण अंचलों में स्थापित किए गए हैं और छात्रों को अपने निवास स्थान में इनके प्रांगण से पहुंचने में ट्रेन या बसों के अतिरिक्त टेम्पो, घोड़ा गाड़ी और कहीं कहीं ऊँट गाड़ी अथवा बैलगाड़ी से भी चलना पड़ता है। अब छात्र वास्तविक वातावरण से दूर हैं। जैसे ये विद्यालय ग्रामीण अंचलों से स्थापित किए गए हैं। ये विद्यालय ग्रामीण अंचलों में स्थापित है, नगरीय वातावरण से एकदम कटे हुए हैं और परिणाम यह है कि छात्र देश के वास्तविक सामाजिक परिप्रेक्ष्य से दूर हैं। उनमें यह जागरूकता और वह तेजी नहीं आ पा रही है जो शहरी वातावरण के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में आ रही है। अब उपसंहार के रूप में बात किया जाए तो देश के अधिकतर जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। अब ये बंद तो किए नहीं जा सकते और न ही बंद किए जाने चाहिए।
हमारा पहला सुझाव तो यही है कि जिन जिलों में ये अभी तक नहीं खोले जा सके हैं उनमें खोले जाएं। और आप प्रश्न करेंगे कि जब ये राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के समान स्कूल की धारणा के विपरीत हैं तो नए विद्यालय क्यों खोले जाएं। अब इस संदर्भ में हमारा निवेदन है कि ये समान स्कूल की धारणा के विपरीत नहीं है। समान स्कूल सामान्य बच्चों के लिए और नवोदय विद्यालय प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है। अब लोकतंत्र में हम पब्लिक स्कूल तो बंद करा नहीं सकते हैं और न ही बंद कराने चाहिए, ठीक है, परंतु इनमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर केवल धनी वर्ग के बच्चों को ही मिल पाते हैं। तब नवोदय विद्यालय द्वारा उपेक्षित और निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराना एक उचित कदम है। अब नवोदय विद्यालय का दूसरा दोष इनका व्यय साध्य होता है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि जितने व्यय से एक नवोदय विद्यालय खोला चलाया जाता है उतने व्यय में 10 सामान्य विद्यालय खोले या चलाए जा सकते हैं, परंतु तब उपेक्षित धर्म के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर कैसे दिए जाएंगे। बस आवश्यकता है इसके लिए छात्रों की चयन प्रक्रिया में सुधार करने की और शिक्षकों को सक्रिय करने की। इन विद्यालयों में स्थान, जाति, लिंग आदि किसी भी आधार पर प्रवेश देने के स्थान पर केवल उन्हीं वर्गों के मेधावी बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का यही तकाजा है। इस सिद्धांत को लागू करने पर अधिक लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को ही होगा। बिना आरक्षण के अधिक आरक्षण हो जाएगा और जाति के आधार पर वर्ग भेद की समाप्ति होगी। साथ ही इनमें कार्यरत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की जवाबदेही निश्चित की जाएगी। इन विद्यालयों के निरीक्षण ईमानदारी शिक्षाविदों से कराया जाए। अब समय आ गया है जब देश में काम के बदले दाम का सिद्धांत सख्ती से लागू किया जाए। अपने स्वयं के, समाज के और राष्ट्र के विकास के लिए यही अति आवश्यक है। हमारा पहला निवेदन सत्ता में बैठे लोगों से है कि छोड़ो भाई भतीजावाद, छोड़ो देश की लूटपाट, छोड़ो तिजोरी भरने की बात और छोड़ो वोट की राजनीति। और दूसरा निवेदन शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों से है कि अपनाओ आदर्श आचार विचार और करो समाज और राष्ट्र का निर्माण। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे।